गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्लास पढ़ रहे हैं टेंथ। कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? हम क्लास पढ़ रहे हैं टेंथ, और टेंथ क्लास के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लाइट। इसके ऊपर आपको तीन क्लासेस आपने देख ली होंगी। तीन क्लासेस आपने देख ली होगी। ये इसकी है फोर्थ क्लास। ठीक है। फोर्थ क्लास के अंदर हम स्पेरिकल मिरर पर पहुंच चुके हैं, और हम स्पेरिकल मिरर को ही अब डिटेल में देखेंगे कि कैसे स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं और वो इमेज फॉर्मेशन को कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्पेरिकल मिरर कौन कौन से स्पेरिकल मिरर्स होते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि दो टाइप के स्पेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है ये कर्व शेप का होता है, जिसके अंदर की डायरेक्शन जो होती है वो रिफ्लेक्शन करती है, और वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो भी कर्व शेप का होता है, लेकिन 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 उसकी बाहर की जो डायरेक्शन होती है वो रिफ्लेक्शन करती है किसी भी चीज का। ठीक है। अंदर की डायरेक्शन कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं करती है, उसकी बाहर की डायरेक्शन रिफ्लेक्शन करती है। और कॉनकेव मिरर के अंदर उसकी अंदर की डायरेक्शन जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, अंदर की सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करती है किसी भी लाइट को। बस यही डिफरेंस है कि उनके जो कर्व शेप होती है उसकी कौन सी पोर्शन, कौन सी साइड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि कोई भी कर्व शेप का जो मिरर होता है उसके अंदर उसकी कौन सी सरफेस रिफ्लेक्शन कर रही है। अगर अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्शन करती है तो वो होता है कनकेव, मींस केव जैसा कनकेव। और अगर उसकी बाहर की डायरेक्शन वाली जो बाहर की साइड है अगर वो रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रही है तो वो होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ में आया। अब इसको एक एक करके देखते हैं, और इनको समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझनी है इसकी। किसकी? इन मिरर की, स्पेरिकल मिरर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझनी है। तो मैं तुम्हें एक एक करके पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इन स्पेरिकल मिरर समझाता हूँ। स्पेरिकल मिरर के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। हम सबसे पहले लेके आए थे एक स्फेयर उठा के। ठीक है। हमने उस स्फेयर को एकदम दो हिस्सों में काट दिया था, और ये वाला हिस्सा हमारे काम का नहीं था, इसलिए हमने इसको हटा दिया और हमने रखा सिर्फ ये वाला हिस्सा। ठीक है। ये वाला ग्लास हमने रखा। तो मैं इसको सबको मिटा दूं और ये वाला ग्लास रखूं सिर्फ एक। हाँ, हाँ सर मिटा दो, ये वाला ग्लास रखो। तो मैंने ये वाला मिरर रख लिया, और मान लो ये वाला जो मिरर है ये मैंने यहां से और यहां से काटा था किसी स्फेयर को। इस स्फेयर का एक सेंटर हुआ करता था। जब ये स्फेयर कंप्लीटली था तो इस स्फेयर का एक सेंटर हुआ करता था ये। तो यहाँ पर भी इस पूरे पोर्शन का भी जो सेंटर रहेगा, इस पूरे पोर्शन का भी जो सेंटर रहेगा वो ये ही रहेगा। ठीक है। अब मेरी बात सुनो। ये जो मिरर है इसको अगर मैं बीचों बीच देखता हूं, मतलब एक पॉइंट ऐसा जो इस मिरर के इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से, दोनों डायरेक्शन से सेम पोजीशन पे हो, मींस एक ऐसा पॉइंट जो पॉइंट मिरर से इस डायरेक्शन में भी इक्वल हो और इस डायरेक्शन में भी इक्वल हो, तो वो जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। तो पोल क्या होता है? पोल होता है सर कोई भी मिरर जो होता है उसके बीचों बीच वाला जो पोर्शन होता है, पॉइंट होता है मिरर के ऊपर, ऑन द मिरर, नॉट आउटसाइड द मिरर, ऑन द मिरर। दोनों साइड से मिड पॉइंट जो होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। ठीक है सर, हमें पोल समझ में आ गया। तो पोल तुम्हें समझ में आया? ठीक है सर, आ गया। अब मेरी बात सुनो। ये जो सेंटर ऑफ स्फेयर था, ये जो सेंटर ऑफ स्फेयर था, इस सेंटर को ही अब हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इज इक्वल टू सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब कि जब यहाँ पे कोई स्फीयर हुआ करता था उस टाइम पे यहाँ इस स्फीयर का जो सेंटर था, जब हमने इस ग्लास को बाहर निकाला तो ये जो सेंटर था स्फीयर का वो सेंटर ही ये सेंटर है। और ये सेंटर को अब ग्लास के केस में, मिरर के केस में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। एक्स्ट्रा चीजें हैंड टू हैंड मिटा दूंगा मैं। ठीक है। अब मेरी बात सब ध्यान से सुनो। जो भी लाइन, जो भी एक स्ट्रेट लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करे, जो भी एक स्ट्रेट लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करे, वो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर मिरर रखा हुआ है, उसके बीचों बीच वाला जो पॉइंट है वो पोल है, मतलब कि एक ऐसी लाइन जो पोल से पास हो रही है। साइमल्टेनियसली वो लाइन आगे जाकर सेंटर ऑफ स्फेयर मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो रही है। ये जो होती है ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस। तो तुम्हें समझ में आया कि ये जो लाइन है ये क्या होती है? ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस।
अब मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ये कोई भी मिरर हो सकता है। ये कोई भी मिरर हो सकता है, हर मिरर के अंदर ये ही सेम केस रहेंगे अगर वो स्पेरिकल मिरर है तो, कि मिरर किसी भी मिरर के ऊपर कोई पॉइंट है मिड के अंदर, वो रहेगा पोल। जो सेंटर ऑफ स्फेयर है वो रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कोई लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाएगी, वो रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है हमें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या है तुम्हारा? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस चीज को तुम ध्यान से सुनो कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो पोल है, इसके बीच में कोई भी, इसके बीच में जो भी इसका मिड पॉइंट रहेगा, इस डिस्टेंस के बीचों बीच जो मिड पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट होता है फोकल पॉइंट। क्या होता है? फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट क्या होता है? फोकल पॉइंट होता है मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है फोकल पॉइंट। वो क्या होता है? वो होता है फोकल पॉइंट। ओके सर, हमें फोकल पॉइंट समझ में आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो फोकल पॉइंट से लेकर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, फोकल पॉइंट से लेकर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपन फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल पॉइंट से लेकर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीचों बीच की जो डिस्टेंस होती है, मिड पॉइंट जो होता है वो होता है फोकल। ठीक है, एक बार ओवरव्यू कि हमने एक कर्व लिया। ठीक है, कर्व क्या है? ग्लास है, ग्लास के बीचों बीच जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा हमारा पोल। ये रहेगा हमारा पोल। पोल से और जो सरफेस है ये, ठीक है, ये हमारा रहेगा पोल। पोल के बाद जो ये स्फेयर था, इसका कोई सेंटर रहा होगा, तो ये मान लो ये सेंटर ऑफ स्फेयर है, तो ये जो सेंटर ऑफ स्फेयर रहता है यही क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जो लाइन पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आगे जाती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है, जो भी मिड पॉइंट होता है वो होता है फोकल पॉइंट। ये क्या है? फोकल पॉइंट। और जो डिस्टेंस फोकल पॉइंट की पोल के साथ होती है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब हम बात करते हैं लास्ट टर्म की, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारी लास्ट टर्म है जो हमें पढ़नी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है किसी भी पोल से, किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल से लेकर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो भी डिस्टेंस होगी, जो भी डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में, वो तुम्हारी डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोले सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या सीन है? मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुमने कोई स्फेयर लिया था, उसकी स्फेयर की कोई सेंटर था, वो सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब ये सेंटर ऑफ स्फेयर था, जब ये सेंटर ऑफ स्फेयर था, तो ये जो पॉइंट थे जितने भी जो इसके सरकमफ्रेंस पे देखने को मिल रही है, इसकी डिस्टेंस कितनी थी इस पॉइंट से? वो थी रेडियस आर। अब हमने इस पोर्शन को इतना इतना काट लिया, तो अब इस टाइम भी जो पॉइंट सेंटर के पॉइंट से और इसके जो सरकमफ्रेंस है, ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आज भी आर ही रहेगी। सही, भले ही हमने सेंटर ऑफ स्फेयर को बदल के, सेंटर ऑफ स्फेयर का नाम बदल के सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया, जब हमने सिर्फ इतना सा गिलास लिया, लेकिन ये गिलास है तो सरकमफ्रेंस के ऊपर ही, और ये पॉइंट है तो सेंटर ही। तो अब भी इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो रेडियस ही रहेगी, किसकी? इस स्फेयर की। तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। और अब हमने इस पॉइंट को बदल दिया, सेंटर ऑफ स्फीयर की जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, इसलिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। इसलिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं इसके बाद इन सबकी एक एक करके डेफिनेशन।
ठीक है, ये सारी चीज मैंने तुम्हें समझा दी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? वो एक्सिस जिससे एक स्ट्रेट लाइन पास करती है किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के साथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के साथ, ये सी ऐसे ब्रैकेट में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के ऊपर होती हुई दोनों पॉइंट से होती हुई जो भी लाइन जाएगी एकदम स्ट्रेट लाइन, वो क्या होती है? वो होती है तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर ऑफ ग्लास। जो ये होलोस्फेयर है इसका जो सेंटर था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, जो स्फेयर का सेंटर था वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बस मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? जो रेडियस स्फेयर की रेडियस थी, जो रेडियस जो भी रेडियस इस स्फेयर की रेडियस थी, जब ये जो पॉइंट था ये सेंटर ऑफ स्फेयर था और ये पॉइंट भी सेंटर ऑफ स्फेयर था, तो जो ये रेडियस थी ये क्या थी? रेडियस ऑफ स्फेयर। लेकिन अब जब मैंने सिर्फ इतना इतना ग्लास इसका काटा है, इन दोनों के इतने इतने ग्लास काटे हैं और मैंने सेंटर ऑफ स्फेयर को चेंज करके सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया, तो जो ये रेडियस है ये रेडियस ऑफ स्फेयर से चेंज होकर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। उस ग्लास की रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगी, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। जिस जिस स्फेयर का ये मिरर जो है ये पार्ट है, उसकी जो रेडियस थी आज, वो इसकी हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फर्दर बची हुई सारी डेफिनेशंस देखते हैं। पोल क्या होता है? पोल पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ मिरर। मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी मिरर रहेगा उसका सेंटर, मतलब पोल एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे मिरर के ऊपर की डायरेक्शन इक्वल होती है मिरर के नीचे की डायरेक्शन से। ठीक है, मिरर का ये वाला पोर्शन मिरर का और मिरर का ये वाला पोर्शन जब इक्वल हो जाए, जहां पे एक पॉइंट आएगा उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम यहाँ पे याद रखोगे। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज? एक सेकेंड। ऑल द डायरेक्शंस all the directions and distance should be should be measured from the pole। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म है तुम्हारे लिए कि जब भी हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो हम जो डायरेक्शन उसको मेजर करेंगे कि पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, ठीक है, वो हम मेजर करेंगे किससे? ये पोल से। पोल जैसे ग्राफ होता है उसके अंदर ये जो ओरिजिन होता है, ये क्या होता है? ओरिजिन। ये जो ओरिजिन होता है, ऐसे ही किसी भी जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो होता है क्या? ये जो पोल है ये। तो जितनी भी डायरेक्शंस हैं कि पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है वो हम इस पोल से ऑब्जर्व करेंगे, और जितनी भी डिस्टेंस को भी हम अगर काउंट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो हम इस पोल से ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाली ट्रिक तुम बहुत अच्छे से याद रखना कि ऑल द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो तुम्हें पोल समझ में आ गया। पोल क्या होता है? स्पेरिकल मिरर का सेंटर होता है। ये जो स्पेरिकल मिरर है इसका जो सेंटर है ये है, ये पोल है। इसका जो सेंटर है वो क्या है? वो ये है, इसलिए ये पोल है, और पोल से सारी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। इसके बाद आ जाओ तुम। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ए पॉइंट ऑन द। इन दोनों पॉइंटों को 2 सेकंड के लिए तुम छोड़ दो। 2 सेकंड में मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा इन दोनों पॉइंटों को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को तुम अभी के लिए छोड़ दो कि इनकी जो फोकस पॉइंट होती है वो होती क्या है। तुम फोकस पॉइंट के नाम पे सिर्फ इतना याद रखो, ये एक पॉइंट होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के मिड पॉइंट होता है। जो इनकी जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, इसका जो मिड पॉइंट होता है ये होता है पॉइंट ऑफ फोकल या फिर फोकल पॉइंट। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीचों बीच जो इसका मिड पॉइंट होता है ये होता है फोकल पॉइंट। तुम अभी के लिए इतना याद रखो, इन दोनों डेफिनेशंस को मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है बेटा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है ये फोकल पॉइंट होता है, और इस फोकल पॉइंट से और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है फोकल पॉइंट और पोल के बीच में, ये हमारा है फोकल पॉइंट, ये हमारा है पोल। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये होती है हमारी फोकल लेंथ। जैसे कि ये स्मॉल एफ से दिखा रखी है पोल से और फोकल पॉइंट के बीच में, यहाँ पे स्मॉल एफ से फोकल पॉइंट से और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो। ठीक है, आगे चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि हम रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं मैं तुम्हें सारे के सारे, अगर मिरर कैसा हो, कॉन्वेक्स हो, अगर मिरर कॉनकेव हो तो कैसे कैसे ये सारी चीजें मेजर होंगी। अब इधर आ जाओ।
ये दो तरीके के हमारे पास मिरर हैं। सबसे पहला मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर, और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे कौन कौन सी, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस इस स्फीयर का जो सेंटर है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी इस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो ये है, इसलिए ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें समझ में आ गया। इस मिरर का जो मिड पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट है किसी भी मिरर के ऊपर, देखो जो पोल है वो कहाँ रहेगा, पोल हमेशा हमेशा मिरर के ऊपर ही रहेगा, ये मिरर से बाहर नहीं जा सकता। तो याद रखना जो पोल होता है वो मिड पॉइंट होता है ऑफ द मिरर, बट आल्सो ऑन द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोल हो गया इसका जो मिड पॉइंट है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी ये इसका पोल हो गया जो मिड पॉइंट है। ओके सर, इसके बाद ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, ये वाली जो लाइन ड्रॉ हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास हो रही है। और सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी एक स्ट्रेट लाइन जो पोल से एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई तुम्हें दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो वो पॉइंट मैंने तुमसे छुड़वाए थे वो पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि मान लो जब भी कोई रे आएगी तुम्हारी और कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी, जब भी कोई तुम्हारी रेज पैरेलली आएंगी, ये तुम्हारी रेज पैरेलली आ रही है। नेक्स्ट वाले के अंदर बताता हूँ इसमें कि मान लो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तुम्हारी, और प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर तुम्हारी रेज आ रही है ये पैरेलली। ठीक है, एकदम पैरेलल रेज आ रही है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है पोल, और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट होता है ये होता है फोकल पॉइंट। ठीक है, तो मान लो यहां से भी एक पैरेलल रे आ रही है तुम्हारी। तो ये जो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ये क्या करते हैं, इन जितनी भी रेज को करते हैं रिफ्लेक्ट, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होती हैं, बस वो ही इनके अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताता है। यहाँ से भी पैरेलल इमेज आई है तीन, और मान लो ये पैरेलल इमेज यहाँ पे आई है। ठीक है, अब जैसे अगर ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये क्या करेगा, इन सारी रेज को एकदम फोकस से पास करवाएगा। मतलब जितनी भी रेज आएंगी और वो स्फेरिकल मिरर के ऊपर अगर गिरेंगी तो वो रेज हमेशा या तो फोकल पॉइंट से पास होंगी एक्चुअली में, या फिर वो होती हुई दिखेंगी। ठीक है, ये रेज इस फोकल पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन ये कनकेव मिरर के अंदर ये एक्चुअली में पास होती है। ऑल दीज आर पासेस एक्चुअली। ठीक है, मतलब ये सारी की सारी पैरेलल रेज आई हैं, ये मिरर से टकराई इन्होंने, और ये टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होंगी तो ये रिफ्लेक्ट होके इस फोकल पॉइंट को पास करेंगी। ठीक है, इस फोकल पॉइंट से पास होके ही आगे जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं इस कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पे बात करता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर पे बात करता हूँ, तो ये रेज आती तो हैं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इनका पोल है, कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल है। और जो फोकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो, तो ये क्या है, ये अपना फोकल पॉइंट है। ठीक है सर, ये हमारा फोकल पॉइंट है। क्या है, ये फोकल पॉइंट है। अब ये रे जो होती हैं ये रिफ्लेक्ट होगी किस डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में। हर हर रे बाहर की डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी टकराने के बाद, ये भी टकराने के बाद बाहर की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है ही बाहर की साइड में। लेकिन जब हम इस रे को वापस से ट्रेस बैक करेंगे ऐसे, तो ये फोकल पॉइंट से पास होते हुए दिखेंगी। जब मैंने इसको ट्रेस बैक किया, जब मैंने इसको ट्रेस बैक किया, एंड जब मैंने इसको ट्रेस बैक किया, तो ये मुझे फोकल पॉइंट से पास होती हुई दिखी है, ये मुझे फोकल पॉइंट से पास होती हुई दिखी हैं। और मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी रेज की, पैरेलल रेज, कन्वर्जेंट रेज एंड डाइवर्जेंट रेज। ठीक है, कन्वर्जेंट रेज जो होती है जो एक पॉइंट के ऊपर आती हैं और एक्चुअली में मिलती हैं, जैसे कि ये सारी रेज एक पॉइंट के ऊपर आ रही है और एक्चुअली में यहाँ पे मीटअप कर रही हैं। ठीक है,
एक्चुअली में यहाँ पे मीटअप कर रही है, ये सारी रेज एक्चुअली में आ रही हैं, और वहीं पे ये सारी रेज दूर जा रही हैं किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से ये सारी रेज एक्चुअली में तो दूर जा रही हैं, लेकिन जब मैं इनको ट्रेस बैक करता हूँ तो सरफेस, मिरर की सरफेस के पीछे कहीं पे इनको मैं एक पॉइंट पे मिलता हुआ देख सकता हूँ। तो ये अलग अलग फॉर्मेशन ऑफ इमेज करते हैं दोनों। जो हमेशा एक्चुअली में रेज मीट करेंगी वो फॉर्मेशन करेंगी किसका, रियल इमेज का। रियल इमेज मीन्स जब रियल की बात आ जाए तो बोलना है कि एक्चुअली मीट। क्या, लाइट रेज। लाइट रेज जब एक्चुअली के अंदर मीट करती हैं तो वो फॉर्मेशन करती हैं किसका, रियल इमेज का। वहीं अगर मैं तुम्हें बोलूं वहीं अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये लाइट रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं, लेकिन हमें मिलती हुई दिखती हैं, जस्ट एन इमेजिनेशन, तो एक इमेजिनरी इमेज बनेगी, मीन्स वर्चुअल। मीन्स वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो तुम अब बोल सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो फॉर्मेशन करता है किसका, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज का। और वहीं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये फॉर्मेशन करता है किसका, रियल इमेज का। और मैंने तुम्हें पिछली क्लास के अंदर बताया था कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। तो मतलब कॉनकेव मिरर जो है वो फॉर्मेशन करेगा किसका, इन्वर्टेड इमेज का। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज भी बनेगी क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल इमेज बनाता है, और हर रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है, इसलिए कॉनकेव मिरर जो होता है वो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। वहीं अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ तो ये एक इमेजिनरी इमेज बनाता है, मीन्स वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो वर्चुअल इमेज होती है ये होती है इरेक्ट, इरेक्ट इमेज। तो मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर होता है वो रियल इमेज बनाएगा, और जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, इसलिए कॉनकेव मिरर जो होता है वो इन्वर्टेड इमेज भी बनाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज बनाता है इस वजह से वो इरेक्ट इमेज भी बनाता है। क्यों, क्योंकि हर वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर लाइट जो रेज आती हैं पैरेलली वो टकराने के बाद एक्चुअली में फोकल पॉइंट पे मिलती हैं, इसलिए रियल रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। वहीं जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसके अंदर वर्चुअली इमेज बनती है क्योंकि वो लाइट रेज हमें टकराती हुई दिखती है, मिलती हुई दिखती हैं किसके ऊपर, फोकल पॉइंट के ऊपर, लेकिन एक्चुअली में वो डाइवर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, एक्चुअली में वो डाइवर्ज हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एक बार जो मैंने तुम्हें बताया तो इसको देख लेते हैं अपन आगे। कंडीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड टाइप ऑफ इमेज। मेनली जो इमेज होती है उनको बनाने के लिए एटलीस्ट दो रेज की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर एग्जाम में कि मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए इमेज, मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए इमेज, किसी भी इमेज को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ रेज मिनिमम जरूरत पड़ती है, तो तुम उसका आंसर लिख के आओगे सर, टू रेज। दो रे तो होनी ही होनी चाहिए अगर किसी इमेज का फॉर्मेशन करना है हमें तो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टू फॉर्म एन इमेज एट लीस्ट टू रेज शुड बी मीट, मतलब कि कोई भी दो रेज का मिलना बहुत जरूरी है अगर हमें कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करना है तो। अब जो इमेज होती है वो दो कंडीशन मैंने तुम बताई थी, वर्चुअल और रियल, कैसे कैसे बनेगी। अगर इफ लाइट रेज एक्चुअली मीट्स और रियल इमेज बट इन्वर्टेड, मैंने तुम्हें बताया कॉनकेव मिरर का केस कि होता क्या है। जो ये कॉनकेव मिरर होता है इसके अंदर जो लाइट आती है पैरेलल टू द एक्सिस, उसकी एक्सिस से पैरेलली जो लाइन आती है ये सारी की सारी जो रेज होती है ये रियली के अंदर किससे पास होती है, फोकल से पास होती है, फोकल पॉइंट से पास होती है ये सारी की सारी। और ये एक्चुअली के अंदर फोकल पॉइंट पे मीट करती हैं, तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये होता है रियल। ठीक है, वही कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसके अंदर क्या होता है, रेज आती तो है पैरेलल, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से आती तो है, लेकिन ये बाउंस बैक हो जाती हैं, ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे से, तो हमें डाइवर्जन दिखती है इनके अंदर। लेकिन जब हम इनके पाथ को ट्रेस बैक करते हैं तो हमें ये फोकल फोकल पॉइंट पे जाते हुए दिखते हैं। तो ये रियली में रेज मिलती नहीं है, लेकिन ये मिलती हुई दिखती हैं किसी भी सरफेस के बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये होता है वर्चुअल।
ये होता है वर्चुअल इमेज। और जो रियल इमेज होती हैं ये हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती हैं। इन्वर्टेड का मतलब एक पेड़ ऐसे है तो उसकी जो इमेज रहेगी वो कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी, मतलब एकदम अपसाइड डाउन एकदम। लेकिन वही जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट, इरेक्ट इमेज कौन सी इमेज होती है, इरेक्ट इमेज कौन सी इमेज होती है, अरे बाद में बुलाएंगे इसको। इरेक्ट इमेज कौन सी इमेज होती है, मतलब कि अगर तुम ऐसे खड़े हो तो तुम्हारी इमेज भी सेम खड़ी है, अप टू अप डाउन टू डाउन, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज वर्टिकली, नो चेंज। इसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ, 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 टुडुक। तो देखो, इफ रे अपीयर टू मीट सो वर्चुअल इमेज फॉर्म, हाँ जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम देख पा रहे थे कि जो रेज हैं वो सिर्फ दिख रही है मिलती हुई, पर वो मिलती नहीं है क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। अपीयर टू बी सो वर्चुअल इमेज फॉर्म बट इरेक्ट इमेज फॉर्म, फिर इमेज तो बनेगी लेकिन कैसी इमेज बनेगी, एकदम इरेक्ट इमेज बनेगी।